चलो, जहां तक हम आज पढ़ाएंगे शांत रहेगा, वहां तक कल लिखल रहना चाहिए। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला नोट्स भेज दिए हैं, समझे। जब तक तुम नहीं लिखोगे, हमको तो लगता है तुमको बोले पड़ेगा लिखे ले हो, मतलब गजब आदमी तू सब हो। नहीं, बहुत के हम देख रहे हैं, बोलेंगे तब तू लिखेगा। ये सब तो बुतरू के कहल जाता है कि ये लिखो रे, लिख के लाना, कल होमवर्क चेक करेंगे। तो डर से लिखता है, तोरा अंदर डर पैदा करे पड़ेगा, हैं? गजब हो, कल हम चेक करेंगे, कल लिख के लाना है सभी लोग को। चलो देखो, हम लोग इंटरनल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे, ध्यान में है? इंटरनल ब्रीडिंग का मतलब अंतः प्रजनन, वही ना पढ़ रहे थे जी। इंटरनल ब्रीडिंग हमने पढ़ लिया, और किसे कहते हैं हमने ये भी पढ़ लिया। इंटरनल ब्रीडिंग किसे कहते हैं? जब समान नस्ल के घनिष्ठ संबंध रखने वाले, घनिष्ठ संबंध का मतलब समझते हो, क्लोजली रिलेशन रखने वाले बी के बीच में क्या कराया जाता है? मैटिंग कराया जाता है, तो क्या कहलाता है? इंटरनल ब्रीडिंग। क्या कहलाता है? इंटरनल ब्रीडिंग। तो इंटरनल ब्रीडिंग में कुछ बातें थी, हमने सारा बातें जान लिए, कौन कौन क्या था नहीं था। आज हम जानेंगे कि इंटरनल ब्रीडिंग जो हम करा रहे हैं, अंतः प्रजनन करवा रहे हैं, इसके लिए हमको किस किस बातों पर ध्यान में रखना चाहिए, आखिरकार क्या क्या कार्य नीतियां अपनाना चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं इंटरनल ब्रीडिंग, क्या क्या कार्य नीतियां अपनानी पड़ती है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखना सभी लोग, क्या क्या कार्य नीतियां है जी। तो अंतः प्रजनन इंटरनल ब्रीडिंग के निम्नलिखित कार्य नीतियां को, जो बातें हम आगे कहने वाले हैं, उस निम्नलिखित बातों को अपनाने से आने वाली पीढ़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दूध क्षमता दोनों क्या होता है? बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब जानते हो क्या होता है? इम्यूनिटी होता है। क्या होता है जी? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, और दूध क्षमता का मतलब मिल्क कैपेसिटी। यह दोनों क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब आप अंतः प्रजनन की कार्य नीतियां को क्या करते हो? अपनाते हो, तब। क्लियर? तो अब बातें हैं कि जल्दी से बता दीजिए कौन कौन कार्य नीतियां अपनाना है हमको, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रहा है और दूध क्षमता बढ़ रहा है, तो जल्दी से फट से कार्य नीतियां पढ़ लेते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समान नस्ल के अच्छे गुण वाले नर और मादा का क्या करना चाहिए? सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन का मतलब चयन करना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा नस्ल वाला होना चाहिए। अच्छा नस्ल वाला मतलब समझता है? समान नस्ल, अरे इंटरनल ब्रीडिंग है भाई साहब, तो समान नस्ल ना होगा। मतलब अगर आप एक गाय ले रहे हो, हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन, हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन गाय की एक क्या है? नस्ल है, ब्रीड से है, क्या है? नस्ल है। तो जब हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन और हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन और जब मैटिंग कराओगे, तो एक मेल और दूसरा क्या लेना होगा? फीमेल। तो समान नस्ल के अच्छे गुण वाले, मतलब दोनों का गुण क्या होना चाहिए? अच्छा, तबे ना ठीक रहेगा। तो अच्छे गुण वाले नर और मादा का सबसे पहले क्या करिए? चयन कीजिए। सबसे पहले तो यह करना होगा ना कि सबसे पहले चयन कीजिए कि कौन बढ़िया है। पूरा देखो कि गाय में कौन बढ़िया है, और देखो कि कौन गाय में सबसे अच्छा गुण वाला कौन है। उसके बाद कभी अच्छा समय देखकर उस दोनों के बीच में क्या करा दीजिए? मैटिंग करवा दीजिए। क्या करा दीजिए? मैटिंग करवा दीजिए, मिलन करवा दीजिए, अर्थात निषेचन करवा दीजिए। समझे बातों को? चलिए अब आगे देखिएगा। अब दूसरा नंबर में यही प्रोसेस हम बोलेंगे कि पहला नंबर में चयन कीजिए, और दूसरा नंबर में क्या करा दीजिए जी? दोनों अच्छे नस्ल वालों के बीच में क्या करा दीजिए? मैटिंग करवा दीजिए। तीसरी बात क्या होगा? इससे उत्पन्न संतानों को फिर से, अब दोनों अच्छे अच्छे वाला से तुम कराओगे तो उससे अच्छा संतान उत्पन्न होगा ना जी? ऐसा तो नहीं होगा। अब दोनों से अच्छा अच्छा संतान, ये दोनों हॉल्स्टीन फ्रिजिशियन था, चाहे समझो जर्सी था, क्या कि समान नस्ल होना चाहिए, तो ये दोनों से जो बच्चा पैदा लेगा दोनों अच्छा ही अच्छा था, तो बेटवा और अच्छा होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब यह मतलब बेस्ट होगा या बेस्ट जर्सी होगा, अच्छा वाला जर्सी होगा। समझ रहे हो बात को? अब ये अब समझना, फिर क्या बोले हम, इससे उत्पन्न संतान, जो उत्पन्न संतान लिया है, फिर किसी अच्छे गुण वाले जीवों के मध्य संगम कराइए। अब जो ये अच्छा लिया ना, अच्छा पैदा, फिर देखो कि वो और अच्छा कौन है, अब ये और अच्छा हो जाएगा। समझे बात को? ये हो गलो गुड बेटर में चल गलो, समझे बात को? अब ये अच्छा हो गया तो एक वो और अच्छा देखिए, जो वो भी क्या हो, वह भी आपका बेटर हो एकदम। समझे? ये दोनों को बेटर बेटर के बीच में कराइएगा तो अगला जो हमारा होगा जो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर? पहला बार में गुड गुड से कराएं तो बेटर हुआ, फिर बेटर बेटर से करा दिए तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बात समझ में आ गया? वो वाला बेटर नहीं होगा रे। चलो इधर देखो, उसके बाद होगा क्या, इसे समझिएगा। नर में श्रेष्ठ संतति और मादा में अधिक दूध देने वाली जीव के बीच में संगम करवाते रहिए। समझे? इसका मतलब है, अब देखो ठीक है, अच्छा नस्ल का हमने लिया, लेकिन एकर गाय वाला नस्ल के हम लिया, एकर गाय प्रत्येक दिन में 250 ml दूध नहीं करती है तो हमको क्या, हम इसके गाय को अच्छा मानेंगे? शरीर बता रहा है ना जी, कितना 250 ml से ज्यादा करता होगा, और 250 ml करता होगा दूध। 250 ml वाला से अगर हम करवाएंगे हम अपन बढ़ियाऊ का बैलवा से, तो क्या ज्यादा अंतर थोड़ी दिखेगा बच्चा में? नहीं दिखेगा। अर्थात पहले नंबर तो श्रेष्ठ संतति, मतलब श्रेष्ठ नर में क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ मतलब नर जो होना चाहिए एकदम ताकतवर होना चाहिए। नर कैसा होना चाहिए, समझो इधर, नर के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और मादा में इम्यूनिटी पावर बढ़िया होवे चाहे नहीं होवे, दूध देवे के क्षमता ज्यादा होवे के चाहिए। समझे बात को? लड़का में इम्यूनिटी पावर ताकत होना चाहिए, जबकि आपके इसमें महिला वाला में जो गाय है, इसमें क्या होनी चाहिए, दूध देने की कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो अब ये दोनों से अगर हम बच्चा पैदा करवाएंगे तो आप खुद दिमाग लगाइए, ये जो बच्चा पैदा लेगा ताकतवर होगा, बाऊ वाला गुणमा आएगा तो ताकतवर होगा, और मैया वाला गुणमा आएगा तो ये अधिक दूध देगा। समझ रहा है बात को? दूधगर रहेगा। तो बड़े बोले हैं समझने, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, एकदम बढ़िया वाला होगा। समझ रहा है बात को? तो यही पॉइंट कह रहा है कि नर में बेस्ट कैरेक्टर लीजिए, बेस्ट लक्षण वाले लीजिए, मतलब बेस्ट इम्यूनिटी पावर वाले नर को लीजिए, और मादा में अधिक दूध देने वाले जीव के बीच में क्या करा दीजिए, मैटिंग करा दीजिए। तो इससे क्या होते हैं, उत्पन्न संतान में दूध की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों क्या होती है, बढ़ जाती है। यह सब बातें जो है ना आप खुद देख कर समझ सकते हो, क्या यह सब में दम नहीं है, इसीलिए हम ना पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। अब चलो अगला हेडिंग है साइनिफिकेशन ऑफ इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन का महत्व। अब आपने अंतः प्रजनन करवा दिया, गुप्तगू करवा दिया, तो हर एक चीज का एक अच्छा चीज है और हर एक दवाई का एक साइड इफेक्ट भी है। आपको जो लाभ दे रहा है वह घाटा भी दे रहा है। कोई भी चीज हो, हमको ये वाला पढ़ावे में इस पर अच्छा लग रहा है तो तुमको क्या लग रहा है, ये हमारे आंखों के लिए नुकसान भी है। जब ली बोर्ड वाले से लिए थे ना, तो उसी टाइम वो बोल दिया था ना कि चश्मा लेके पढ़ाइएगा। अब हम देखो पूरा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम चश्मा लेके अगर पढ़ाएंगे तो तोहनी कह देगा लफुआ है मास्टर। यह सब हमारा तर नहीं पढ़ाओ, हमें खुदे सोचो हलिए रे, तो तू कौची सोच में हमरा नहीं पता है। हम खुदे एक दिन मास्टर आ जा रहे VIP रियन तक देखिए आ गलो बड़का, आज एकदम देखा लो अपने आप के हीरोइन बन रहा। तो हम तो मजबूर, हम जानते हैं कि हमारा हम जे सोचो हलिए वो दूसरा कोई के सोचे के बारी नहीं दिए, इसलिए हम ये सब कामें नहीं करते हैं। तू सोचेगा कुछ हमारा बारे में, आंख जे होवे खाली ज्यादा नहीं 60 साल तक चल जाए, और बाद फिर समझ लेंगे आगे। इधर देखिएगा, साइनिफिकेशन ऑफ इनब्रीडिंग बोले तो अंतः प्रजनन के इंपॉर्टेंस, बोले तो महत्व, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनब्रीडिंग।
मतलब अंतः प्रजनन करवाने से क्या क्या महत्व है समझिएगा। देखो क्या क्या होता है, इसके महत्व क्या क्या है जी। पहली बात है, अंतः प्रजनन समयुग्मता बोले तो होमोजाइगोसिटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अतः जंतुओं में शुद्ध वंशक्रम हमेशा दिखते रहते हैं। समझे। अब देखो हमने कहा इन ब्रीडिंग से होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सम, समान दिखना। जैसे कि समझिए अगर हम जर्सी को जर्सी से करवा रहे हैं तो एकर संतान भले अच्छा प्रतिरोधकता वाला होगा, अच्छा दूध देने वाला होगा, लेकिन क्या ये हॉल्स्टीन फिजिशियन हो जाएगा? कौची होगा? अरे जर्सी ना होगा जी, जर्सी ही होगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं हमारे क्या होते हैं जी, शुद्ध वंशक्रम हमेशा दिखते रहते हैं। अगर जर्सी है तो जर्सी ये दिखते रहेगा, सदैव दिखते रहेगा। ऐसा नहीं कि वह क्या दिख जाएगा, हॉल्स्टीन फिजिशियन। अगर हॉल्स्टीन फिजिशियन दिख गया तो समझ जाओ कि कुछ आपका डिस्पैच हो चुका है। समझे बातों को। चलो अगली बातें समझिएगा। अंतः प्रजनन करवाने से जीवों के अंदर अच्छे लक्षण को प्रवेश कर खराब लक्षण को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। रियल बात है भाई साहब। हमर गैया एकदम मरखंड हो, समझ रहा है बात को? मरखंड मतलब समझते हो ना, हमर गाय एकदम मरखंड हो, एकर साढ़ जे हो एकदम सीधा हो, समझ रहा है बात को? लेकिन नस्ल समान होना चाहिए, समझ रहा है? हमर गैया हो जर्सी तो हम खोजेंगे एकदम कौन जर्सी हो, जो जर्सी में आना चाहिए, उस साढ़ होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, कहे कि हमर बड़ी मरखंड हो, कई बार हुरल को हमरा। तो उस परिस्थिति हम अच्छा वाला के देखेंगे। तो जब हम अच्छा वाला से जब देखेंगे, अच्छा वाला कौची को देख लिए, साढ़ को देख लिए। अरे साढ़ बैले होता है रे, बैल से बरियार हो गलो तो साढ़ हो गया, समझे? नहीं कहता है कि मैया छूटा साढ़ छोड़ल कहा। तो यह आपका दोनों में अंतर, गाय और साढ़ में अंतर इतनी होता है ना कि गाय को हम लोग पालते रहते हैं और साढ़ को क्या करते हैं ना, भोला बाबा के नाम पर छोड़ देते हैं, समझे बातों को? तो वो गलो साढ़, वो छूटा चरते रहता है, लेकिन बैल को हम पालते हैं। बस दोनों में अंतर इतने हैं। इसीलिए ना अगर माए बाप के हैंडल में कोई बेटा नहीं रहता है तो फट दबर कहा देता है मैया साढ़ छोड़ल कहा। साढ़ का मतलब खुला छोड़ल कहा, मतलब कुछ दम, मतलब केवल हैंडले में नहीं, इसके मतलब होता है। यहां से परतूर आया है। परतूर कहां से आता है अब सब बते ले जाएंगे आपको। इधर देखिए, तो ये जर्सी आई क्या हो गया, साढ़। ई थी बदमाश, आई क्या थी, सीधा। अब दोनों के बीच में कराएंगे मैटिंग, तो ये जो बच्चा पैदा लेगा, ये बाप वाला गुण सीधा वाला आएगा कि नहीं आएगा इसमें, और एक्कर वाला जरीमन बदमाश वाला गुण होगा, लेकिन इसको हम झेल सकते हैं। लेकिन अबरी फिर अगर करवा देते हैं, अबरी फिर जरीमन अच्छा हुआ है और फिर इस चढ़वा के लाके फिर अबरी अगर बेटियों से करवा देते हैं, समझ रहा है बात को? तो अबरी जो बच्चा पैदा लेगा, अबरी जो बच्चा पैदा लेगा, ये क्या होगा, सीधा लेगा। समझ रहा है बात को? तो बताओ इससे क्या हुआ, करने गया जी, इससे खराब लक्षण को क्या किया गया, निष्कासित किया गया। बैड कैरेक्टर को हमने क्या किया, निष्कासित कर दिया, जबकि गुड कैरेक्टर को क्या कर दिया, एंटर कर दिया। किसके अंदर, तोर अंदर। किसके अंदर, जीव के अंदर। तो तुम लोग में भी किया जा सकता है, किसी में भी किया जा सकता है, समझ रहा है ना? तोर लूर लक्षण भद्राहा वाला हो तो आने वाले समय में ना तू अच्छा वाला के खोजिए, बाल बच्चा तोरा रियन नहीं होता। चल अगला देखना है। अब समझिए, अब इंटरब्रीडिंग करने से इससे क्या होती है, उत्तम नस्ल वाले नस्लें को क्या किया जाता है, उत्पादन को क्या किया जाता है जी, बढ़ावा किया जाता है। जब आप इंटरब्रीडिंग करते रहते हो तो इससे क्या होता है, बढ़िया नस्ल, ओक्रोस बढ़िया नस्ल, ओक्रोस बढ़िया नस्ल, उत्तम नस्ल क्या होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। अर्थात उत्तम नस्ल को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। नस्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, ब्रीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीड्स कहते हैं। क्लियर? चलो अब आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। अब क्या है, अंतः प्रजनन की हानियां। अभी तक तो तुम जान रहे कि अंतः प्रजनन ऐसे होता है, विशेषता को तुमने जाना। अब जानेंगे अंतः प्रजनन की हानियां। बोले तो ड्रॉबैक ऑफ इनब्रीडिंग, या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ इनब्रीडिंग। बोले तो अंतः प्रजनन की हानियां।
क्या क्या अंतः प्रजनन की हानियां हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अंतः प्रजनन की हानियां क्या हो जाएगी, सबसे पहली हानियां क्या होगी समझिएगा। अगर आपको ज्यादा लोभ सता दिया है और आप निरंतर अंतः प्रजनन पर करवा रहे हो, निरंतर का मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, अगर लगातार अंतः प्रजनन करवा रहे हो तो उससे आपकी गाय आने वाली है जिसमें प्रजनन क्षमता और उत्पादकता, बोले तो प्रोडक्टिविटी, दोनों क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोनों के दोनों क्या हो जाएगी जी, घट जाएगी। अब तुमको बार बार लोभ हो रहा है कि खरबका से बढ़िया से कर लिए तो बढ़िया हो ले, तो फेन एक बार बढ़िया और कर दिए, फेन एक बार बढ़िया कर दिए, फेन एक बार बढ़िया कर दिए, तो ये तोरा लोभ सता दिया। समझे बात को। और तुमको पता है लोभ तो अच्छे अच्छे को लोग के डूबता है, समझ रहा है ना। एगो कहानी हम पढ़े थे, एगो मुर्गी थी जो क्या था कि प्रत्येक दिन एगो सोना के अंडा देती थी। तो एगो इंसान के लोभ हो गया कि डेली सोनमा के अंडा देवे कराओ, तो ऐसा करना पेटवे चीर के निकाल दे, टोटल जितना अंडा टोटल निकाल ले एको अंडों ने निकला, मुर्गी भी हो गई, मर गई। उसी प्रकार से होता है इसमें, आप निरंतर ज्यादा लोभ सता दिया, आगे मैया पिछला बार 5 लीटर ले बप्पा, अबरी कर लिए तो 10 लीटर हो गए, तो फेन करा दे तो 20 लीटर होते, फेन करा दे तो 40 लीटर होते। तो ये तुमको क्या करा रहा है, लोभ की ओर ले जा रहा है। तो जब आप निरंतर अंतः प्रजनन करवाने से प्रजनन क्षमता और उत्पादकता, आपके जो प्रजनन क्षमता जो गैया सड़वा में है, प्रजनन क्षमता भी खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी जो 10 किलो दूध दे रहा है, हो सकता है अगला बार में ना 50 ग्राम भी देवे लायक नहीं रहे। समझे बात को। तो ज्यादा लोभ गलत बात है। क्लियर। अगली बात है, तो यह हमारी हानियां है कि लाभ है, हानियां। अगली बात है, निरंतर अंतः प्रजनन करवाने से साथे साथे कमजोरी तंदुरुस्ती दोनों में भी क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। तंदुरुस्ती और क्या जी, कमजोरी भी आ सकती है। अब कहोगे कैसे, देखो रीजन है। अंतः प्रजनन होता किसमें है पहले ये बताओ, घनिष्ठ संबंध रखने वाले आपस में। अब तुम बताओ कि जब घनिष्ठ संबंध अपने आदमी में बार बार वह रिलेशन बनाते रहेगा, अपना ही आदमी में रिलेशन संबंध बनाते रहेगा, तो एक ही ब्लड एने से एर फेर की वजह से उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसे क्या होने लगती है, कमजोरी, और उसकी तंदुरुस्ती दोनों में क्या होती है जी, कमियां आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम अच्छा से इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अंतः प्रजनन से उत्पन्न हानियां, जो भी अंतः प्रजनन से हानियां उत्पन्न होती है उसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में अवसादन कहते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसादन। अगर अंतः प्रजनन से जो हानि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अर्थात डिप्रेशन में जानवर चल जाएगा। कैसे चल जाएगा डिप्रेशन में, जानते हो। देखो हम सपोज हम एग्जांपल अपना गांव भाषा में दे रहे हैं, बार बार वो अपने आदमिया से ही मिलजुल रहा है, चचे भतीजा दोनों में लगल है, अपने अपने में ये लगल है, पूरा दुनिया जान गया, पूरा मोहल्ला जान गया कि चचिए से फसल है, पूरा दुनिया जान रहा है। अब जान गया तब बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं जाएगा डिप्रेशन में कि अरे यार अब तो मुंह देखावे लायक नहीं हम करो रहली हुआ। इतना डिप्रेशन में चल जाएगा, इतना डिप्रेशन में चल जाएगा कि इसको कमजोरी वाला फील आएगा। उसके बाद इसकी तंदुरुस्ती में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, प्रजनन क्षमता भी घट जाएगा और उत्पादकता भी घट जाएगा, क्योंकि जब डिप्रेशन में जाते हैं तो सब कुछ घट जाते हैं। समझ रहे बात को। इसलिए हम कह सकते हैं आप बार बार इंटरक्रॉस नहीं कराना चाहिए, अंतः प्रजनन नहीं करवाना चाहिए। लाभ की वजह से आपके जो आने वाले गाय की संततियां हैं, गाय की सुअरियों में करा सकते हैं, कोई भी जीव में करा सकते हैं, आने वाली जो संतति है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। चलो अगली बातें समझते हैं। एक्सटर्नल ब्रीडिंग बोले तो बही प्रजनन, यह हमारा हो जाएगा दूसरा। पहला हमने पढ़ लिया इनब्रीडिंग, अब हमारा क्या है जी, एक्सटर्नल ब्रीडिंग। अब एक्सटर्नल ब्रीडिंग क्या कहता है, चलिए अब एक्सटर्नल ब्रीडिंग के बारे में जानते हैं। चलो एक्सटर्नल ब्रीडिंग देखते हैं। बही प्रजनन क्या हो जाएगा, बही प्रजनन। देखो बही प्रजनन क्या होता है। बही प्रजनन किसे कहेंगे, जब बिना कोई संबंध के जीवों के बीच में मैटिंग करवाते हैं तो
उसे क्या कहते हैं जी, बही प्रजनन कहते हैं। और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखो देखो क्या होता है, पूरा कफ जम रहा है, लो आज हो तो बड़ी कूकते रहे आगे बैठकर, तो बहुत डिस्टर्ब करता है। इधर देखो, धरा जाएगा एक बार तो फिर मुंह कान लोला क्रिएट कर देंगे हम तो। इधर देखो, काहे कि सिलेबसवा हो ना, कारण तो हम इग्नोर मारते रहा ही हो, तो इस बात को ध्यान में रखो, तुमको बोल दिए रोक के क्लास। इधर देखो, बही प्रजनन, बही प्रजनन को क्या कहते हैं जी, एक्सटर्नल ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ब्रीडिंग। एक्सटर्नल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, बही प्रजनन। बही प्रजनन किसे कहेंगे, तो बही प्रजनन जब बिना कोई संबंध के जीवों के मध्य में संगम कराते हैं, कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। मतलब हम यहां बिहार वाले गाय को, बहन बिहार वाले गाय का रहेगा रे, बिहार वाले सांड को अगर हम पाकिस्तान वाले कहीं से कोई गाय से अगर मीटिंग करवा देते हैं, तो उस अवस्था में आपको वह क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ब्रीडिंग कहलाता है। मतलब दूर दूर तक कोई संबंध को प्रदर्शित नहीं करता है, तो वह क्या कहलाता है, बही प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, बही प्रजनन कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा, और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखने से पहले बही प्रजनन की थोड़ी थोड़ी पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन होता है। पहला पॉइंट क्या है, जब समान नस्ल के जीवों के मध्य में कोई संबंध नहीं हो, अर्थात अपना पूर्वज को प्रदर्शित नहीं करता हो, इसकी पॉइंट है एक्सटर्नल ब्रीडिंग। समान नस्ल के जीवों के बीच में क्या होता है, देखो जब समान नस्ल जीवों के मध्य कोई संबंध नहीं हो, जैसे समान नस्ल है, आपका जर्सी है, जर्सी है, और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, ना चाची लगती है, ना मौसी लगती है, ना मामा लगती है, कोई नहीं लगती है, मतलब कोई संबंध नहीं है, अर्थात अपना पूर्वज को प्रदर्शित नहीं करता हो। पूर्वज है ना, चचिए चचिए ना होता है पूर्वज जी, दादा दादी ना पूर्वज होता है, अर्थात पूर्वज को प्रदर्शित नहीं करता है। यह भी एक्सटर्नल ब्रीडिंग का एक क्या है, पॉइंट है। समझ रहे हो बातों को। अगली बातें, जब अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में संबंध मैटिंग कराकर संतति उत्पन्न करते हैं, जो बही प्रजनन के ही अंतर्गत आते हैं। यह भी हो सकता है बही प्रजनन में नस्ल तो अलग अलग होगा ही, जैसे कि आप जर्सी है तो आप हॉल्स्टीन फिजिशियन से भी करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, नस्लों को चेंज कर दीजिए। यहां तक आप जातियों के बीच में, जातियों के अलग अलग जातियों के बीच में भी क्या कर सकते हैं, मैटिंग करवा सकते हैं। अलग अलग जातियों के बीच में भी मैटिंग कराकर संतति उत्पन्न कर सकते हैं, और यह भी किसके अंतर्गत आएंगे जी, बही प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, बही प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। अब देखो बही प्रजनन जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो अलग अलग जातियों के बीच में हमने बोला तो कौन कौन, जैसे घोड़ा के गधवा के बीच में करा दो तो घोड़ा एक अलग जाति हो गया, और गधा क्या हो गया, अलग जाति हो गया। तब यह देखो दोनों जाति के बीच में भी मैटिंग होगा। यह थोड़ा अजीब रियल लग रहा होगा कि सर घोड़ा गधा से कैसे हो गया, हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी दिक्कत, समझ रहा है, पहचानने में दिक्कत हो जाता है, देखे में तो उतने लगता है ना। तो यह घोड़ा से कभी कभी दिक्कत हो गया, चल गया गधा देने, तो यह जो बेटा जो पैदा लेगा यह म्यूल्स पैदा लेगा, बोले तो खच्चर पैदा लेगा। समझे बातों को, क्या लेगा, खच्चर पैदा लेगा। और इस खच्चर की विशेष बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे आगे की क्लास में। चलो यहां देखो, अब अगली बातें, अगली बातें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उसी का पॉइंट एक्सटर्नल ब्रीडिंग का। अलग अलग नस्लों के बीच संबंध स्थापित करके भी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अलग अलग नस्ल भी, अभी तुरंत बोलें, अगर हॉल्स्टीन फिजिशियन है तो आप किसको ले जी, आप जर्सी को ले सकते हैं। तो यह गाय एक ही है, या दोनों के दोनों क्या है, गाय है, लेकिन नस्ल क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग नस्लों के बीच में भी आप क्या करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, मैटिंग। और यह भी किसके अंतर्गत आएगा, एग्जाम्पल में जर्सी और क्या हो जाएगा, हॉल्स्टीन फिजिशियन। क्या हो जाएगा, हॉल्स्टीन फिजिशियन। अब देखिए
निम्नलिखित प्रकार के बहिप्रजनन होते हैं, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग। पहला क्या हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है जी, बहिसंकरण। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बहिसंकरण। बहिसंकरण किसे कहते हैं, तो देखिएगा बहिसंकरण किसे कहते हैं, समझिएगा। बहिसंकरण, बहिसंकरण किसे कहेंगे, तो इस प्रजनन की विधि में एक नस्ल के नर और दूसरे नस्ल के क्या लिया जाता है, मादा के बीच में क्या कराया जाता है, संकरण। देखो अब नस्ल को चेंज किया जा रहा है। आप गाय को लीजिए, गाय एक क्या है, जाति है। गाय क्या है, जाति। लेकिन इसके बहुत सारे नस्ल को हमने लिखाया है, तो चलो हम वही नस्ल का नाम ले रहे हैं बार बार, हॉल्स्टीन, फ्रिजियन और कौन ले लेते हैं जी, जर्सी। कौन ले लेते हैं, जर्सी ले सकते हैं। क्लियर। अब हॉल्स्टीन, फ्रिजियन और जर्सी ये क्या है, नस्ल। अब ये दोनों के बीच में आप क्या कराइए, रिलेशन करवाइए, संबंध बनवाइए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, इसके 4-6 पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों की ओर कोई भी वंशावली का कोई पूर्वज नहीं रहा हो, इस बात को ध्यान में रखें। ये हॉल्स्टीन, फ्रिजियन और जर्सी में आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए क्या हॉल्स्टीन फ्रिजियन जो है हमारा, हॉल्स्टीन फ्रिजियन कहीं देखो, अरे एक नस्ल ना है जी, वो है ना, कहीं यहां गड़बड़ा रहा है। चलो एक नस्ल है जी, एक नस्ल, तो एक नस्ल में ये भी क्या हो जाएगा, जर्सी हो जाएगा। आप समान नस्ल में भी क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस जर्सी को, जो इस जर्सी से तुम संबंध बनाए रखा है, ऐसा तो नहीं ना है कि इसके दादी के, इसके दादी के, इसके दादी के, इसके परिवार से आती हुई, ऐसे रिलेशन को जनरेट करनी है दिया ना। और जब रिलेशन को जनरेट कर देगा तो आप खुद बताइए फिर यह इंटरनल ब्रीडिंग के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप समान नस्ल के जीवों में भी करवा सकते हैं आउट क्रॉसिंग, एक्सटर्नल ब्रीडिंग, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यह दोनों के 4 से 6 पीढ़ी तक ये दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहा हो। मतलब हमार दादी अगर हैं तो हमार दादी के ही कोई नहीं लगनी चाहिए, समझे बातों को। अगर कोई लग गया तो यह तीसरे पीढ़ी आ गई, दादी हमारी तीसरी पीढ़ी होती है, अभी दादी आ गई तीसरी पीढ़ी, तो ये दोनों के बीच में अगर करा रहे हो तो ये फिर क्या आ जाएगा, इंटरनल ब्रीडिंग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अर्थात 4 से 6 पीढ़ी तक देखिए और कोई अगर संबंध इन दोनों में नहीं है और तब अगर आप कराते हैं तो यह क्या कहलाएगा जी, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, बोले तो बहिसंकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहिसंकरण। और बहिसंकरण के यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक्सटर्नल ब्रीडिंग के अंतर्गत, बोले तो बाह्य प्रजनन के अंतर्गत। कोई दिक्कत। अब चलिए अगली बातें, अगली देखिए क्या है। दूसरा बहिसंकरण का क्या विशेषता है, इसके बारे में जानते हैं। आउट क्रॉसिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होता है, पशुओं की दूध उत्पादन और मांस में की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि। जब आप आउट क्रॉसिंग कराते हो, मतलब अगर समान नस्ल के जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं है और ये दोनों के बीच में मैटिंग करवाते हो, तो इसके दूध उत्पादन क्षमता में और मांस में क्या होती है, वृद्धि। तो ये गाय है तो दूध उत्पादन क्षमता, हो सकता है यही काम हम सुअर में करें, तो सुअर में करेंगे तो मांस उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। समझ रहा है बात को। अगली बातें देखिएगा, अगली बातें क्या हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसकी और क्या विशेषताएं हैं, बहिसंकरण का नेक्स्ट विशेषताएं क्या है, समझिएगा। बहिसंकरण से जो हमारे डिप्रेशन वाले, इंटरनल ब्रीडिंग से डिप्रेशन में जाता है जी, 5-6 पीढ़ियों तक करते रहते हो लगातार, तो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि जो हमारे इससे होते हैं बहिसंकरण से अवसादन, बोले तो डिप्रेशन या सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इसमें समान लक्षण संतति में आना क्या होता है, बंद हो जाते हैं। जैसे कि अब अलग अलग करा रहे हैं, तो जैसे कि अपन पीढ़ी वाला रहेगा तबे ना अपन लक्षण को प्रदर्शित करेगा जी। अब 6 पीढ़ी से पहले वाला क्या करेंगे तो हमारा लक्षण हमारे बेटवा में आएगा, नहीं आएगा।
समझे बातों को। तो समान लक्षण आना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इधर देखिएगा, आना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर निरंतर कई पीढ़ियों तक प्रजनन होते रहा, तब अगर 4-5 पीढ़ी तक अगर निरंतर प्रजनन होते रहता है तो क्या हो जाता है, समान लक्षण आना क्या हो जाते हैं जी, बंद हो जाते हैं। अगली बातें, दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल ब्रीडिंग के दूसरा प्रकार, टाइप्स को देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है जी, क्रॉस ब्रीडिंग बोले तो क्या हो जाएगा, संकरण प्रजनन। संकरण प्रजनन किसे कहेंगे, समझिएगा। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर, एक नस्ल के श्रेष्ठ नर, यह क्या है हमारा, कौन विधि हो रहा है, बोलेगा एक्सटर्नल ब्रीडिंग। और एक्सटर्नल ब्रीडिंग के कौन सा टाइप्स में चल रहे हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग बोले तो संकरण प्रजनन। जबकि इसके पहले हमने क्या देखा था, आउट क्रॉसिंग, वही संकरण। और ये हमारे क्या है जी, देखो दोनों में अंतर देखना, ये हमारे क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। और क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब संकरण प्रजनन, था वही संकरण, आई क्या है, संकरण प्रजनन। तो देख क्या है संकरण प्रजनन, समझिएगा जरा। संकरण प्रजनन क्या होता है, इस विधि में जब आप ऐसे प्रजनन करवाते हो, आप संकरण प्रजनन कराते हो, तो कैसे कराइएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कैसे कराना होगा, इसमें आपको एक नस्ल के, जैसे कि हम जर्सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं जी, जर्सी। तो जर्सी में एक श्रेष्ठ नर लीजिए, मतलब जो क्या हो, जिसका इम्यूनिटी पावर बढ़िया हो, जिसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया हो, उस जर्सी को लीजिए। और दूसरे नस्ल के हम कौन का गाय ले लें, हॉल्स्टीन फ्रिजियन। अब इसका नस्ल को जो हम ले रहे हैं, यह क्या है जी, यह सबसे ज्यादा दूध देने वाली होनी चाहिए, यह सबसे ज्यादा दूध दे और इसकी इम्यूनिटी पावर क्या हो, बढ़िया हो। तो जब आप ऐसे को करवाते हैं तो इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर तथा दूसरे नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी, संकरण प्रजनन कहते हैं। क्या कहेंगे, संकरण प्रजनन, या फिर कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ब्रीड्स कह सकते हैं। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन ब्रीड्स कहिए या क्रॉस ब्रीड्स कहिए। क्लियर, चलिए अगला। तो इससे, इस विधि में होता क्या है, इस विधि से, तो इस विधि में दो जनकों के अच्छे गुण को संतति में क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो यह दोनों के दोनों अच्छा गुण था ना, तो इसको हम जो इसमें ला दिए, तो यह किसके अंतर्गत आ गया जी, बोलिएगा, किसके अंतर्गत आ गया, क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया, क्रॉस ब्रीडिंग बोले तो संकरण प्रजनन के अंतर्गत आ गया, हाइब्रिडाइजेशन ब्रीड्स के अंतर्गत आ गया। जब दो अलग अलग नस्ल के जीवों के बीच के अच्छे गुण को संतान में प्रदर्शित किया जाता है, तो यह किसको प्रदर्शित करता है, संकरण को। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया, पहले नस्ल के अधिक दूध देने वाली मादा और दूसरे के क्या ले लिया जी, प्रतिरोधक क्षमता वाले को ले लिया। अब बीच में संगम कराने से संतति क्या हो गए, दोनों के गुण आ जाते हैं, संतति में क्या होते हैं, दोनों गुण आ जाते हैं। क्लियर, चलो अगली बातें। अब देखो अगली बातें, अब इस जो संतति उत्पन्न हो गया, उस संतति से आप अंतः प्रजनन करवाइए। अब जो संतति बढ़िया ला उत्पन्न हुआ ना, उससे आप अंतः प्रजनन कराइए। अब उसी के अपने अपने आदमी से करवाते रहिए, और आपकी जो नस्ल आते रहेगी वो हमेशा क्या होते रहेगी, श्रेष्ठ होते रहेगी। क्लियर, श्रेष्ठ होते रहती है। क्लियर, अब देखिए, निम्नलिखित जीवों को क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न किया गया है। बहुत से ऐसे जीव है ना, जिसे क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपके सामने ले लिया हिसारडेल भेड़। एक हिसारडेल भेड़ का नाम है, क्या है जी, हिसारडेल भेड़ है, क्या है। अब इसको कैसे किया गया है देखिएगा, एक लिया गया है मैरिनो रैम्स, यह भी क्या है, भेड़ है, जो कि क्या है, नर है। मैरिनो रैम्स या भेड़ है, जो भेड़ की अलग नस्ल है, और एक नस्ल को ले गया भेड़ का बीकानेरी इबेस, इसका मतलब होता है यह फीमेल है। अब यह क्या है, ये दोनों अलग अलग नस्ल के भेड़ के बीच में संगम करवा दिए, तो कौन सा भेड़ उत्पन्न हुआ, हिसारडेल भेड़। और यह किसके अंतर्गत आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, और भी जैसे कि कुछ गाय हैं, जैसे कि करनस्विल ब्रीड्स, यह एक गाय है, तो इसे क्या किया गया है, इंडिया के साहिवाल गाय से और स्विट्जरलैंड के डिड्रॉन गाय से एक ही नस्ल, अलग अलग नस्ल के बीच में कराया गया, तो सॉइल ब्रीड्स मिला है, यह एक गाय की प्रजाति है। अगला अगला हमारा है कारवान।
कार्बन फ्रीज एक गाय का नाम है, या हॉल्स्टीन फिजिशियन और इंडिया के जारपाकर से क्या किया गया है, संबंध बनाया गया है। तो क्या बना है जी, यह फ्रीज गाय का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे क्रॉस ब्रीडिंग के निम्नलिखित क्या थी, महत्व बातें थी, लाभ थी, हानियां थी, सभी को हम देख लिए। क्लियर। अब देखिए, अब यहां से है नेक्स्ट हमारा जो होता है बहिःसंकरण के, जो हमारे बहि प्रजनन के तीसरा टाइप्स हमारा आ जाता है अंतः विशिष्ट संकरण, बोले तो इंटरसेप्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, और इसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। और सभी का कल लिखल रहना चाहिए, और हम देखेंगे कहां तक आप लोगों को याद है, यह भी हम पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए फिर रहने देते हैं आज का क्लास। अभी करेंगे तो ना टेस्ट के सारा व्यवस्था करेंगे ना।